हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल आरडी मैथ्स। और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 9th, ठीक है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, जिसमें हम कुछ सब टॉपिक्स पढ़ेंगे। हमारा पहला टॉपिक होगा यूक्लिड्स डेफिनेशन, सेकेंड टॉपिक यूक्लिड्स एक्सियोम्स एंड थर्ड टॉपिक विल बी यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स। तो इन्हीं 3 टॉपिक्स को कवर अप करके हम पूरा चैप्टर नंबर 5 आज यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। तो चलिए बिना कोई देरी के हम हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। देखिए, ज्योमेट्री वर्ड तो आपने सुना होगा, यहाँ पे यूक्लिड्स ज्योमेट्री का यहाँ पे क्या मतलब है हम ये जानेंगे। देखिए, ये आप पहली बार ऐसा कोई टर्म यहाँ पे पढ़ रहे हैं। देखिए, यूक्लिड एक मैथमेटिशियन का नाम है, ठीक है। ये क्या है? ये एक मैथमेटिशियन का नाम है। कौन से मैथमेटिशियन? ग्रीक मैथमेटिशियन, ठीक है। यूक्लिड कौन थे? यूक्लिड एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने ज्योमेट्री को डिफाइन करने की कोशिश की। क्या किया इन्होंने? ज्योमेट्री को डिफाइन करने की कोशिश की, ठीक है। तो इसी चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। मींस यूक्लिड्स ने ज्योमेट्री को कैसे डिफाइन किया, ये पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। देखिए, यूक्लिड बोल रहे हैं कि ज्योमेट्री सेम एज अर्थ मॉडल। आप ज्योमेट्री पढ़ते हैं ना, सर्कल, लाइन, बहुत सारे आपने चैप्टर ज्योमेट्री में पढ़े हैं। तो बोल रहे हैं कि ज्योमेट्री पढ़ते हैं इट्स सेम एज द अर्थ मॉडल। जिस तरीके से आप एक अर्थ मॉडल को पढ़ते हैं वही समझ के आप एक ज्योमेट्री पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये उन्होंने क्यों कहा? ये उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि आप एक चीज देखिए, ज्योमेट्री आपका 2 वर्ड से मिलके बनता है। एक होता है जियो एंड एक मेट्री, ठीक है। ये 2 वर्ड्स आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ज्योमेट्री। जियो का मतलब क्या होता है? जियो का मतलब होता है अर्थ, जैसे ज्योग्राफी, ठीक है, जियोलॉजी। तो जियो का मतलब होता है अर्थ, ठीक है, अर्थ। और मेट्री का मतलब होता है किसी चीज को नापना, मीन्स टू मेजर, ठीक है, टू मेजर। इसका मतलब ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है? ज्योमेट्री का मतलब होता है टू मेजर अर्थ, ठीक है। तो ज्योमेट्री हम क्यों पढ़ते हैं? एक तरीके की इट्स लाइक अ अर्थ मॉडल, जिसमें हम एक तरीके से अर्थ को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है ज्योमेट्री का मतलब। तो यूक्लिड्स के हिसाब से ज्योमेट्री का ये डेफिनेशंस था। देखिए, हमारे मैथ्स में काफ़ी ऐसे टर्म्स हैं जिसका कोई डेफिनेशन आपको नहीं पता होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ आप मुझे एक लाइन का डेफिनेशन बताइए, ठीक है, आप मुझे बताइए कि व्हाट इज पॉइंट, डिफाइन पॉइंट। तो आप कहेंगे कि पॉइंट इज अ डॉट लाइक स्ट्रक्चर। पॉइंट कैसा होता है? अ डॉट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये आपने मुझे पॉइंट का डेफिनेशन दे दिया। अब मैं बोल रही हूँ व्हाट डू यू मीन बाय डॉट, व्हाट इज डॉट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे ये डॉट को आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। डॉट का आप एक शेप बना देंगे, दिस इज डॉट, ठीक है। तो ये मैं समझी हूँ, इसका कोई प्रॉपर एक डेफिनेशन नहीं है, मीन्स ये एक अनडिफाइंड टर्म है, ठीक है। तो हमारे मैथ्स में काफ़ी ऐसे टर्म्स होते हैं जिसका कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोल रही हूँ डिफाइन लाइन, तो आपने बोला लाइन एक 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ लेंथ होती है। अब मैं कहूँगी व्हाट यू मीन बाय लेंथ, आप कहेंगे लंबाई, करेक्ट। लेकिन लंबाई इसका कोई डेफिनेशन नहीं है। लंबाई इज अ हिंदी वर्ड ऑफ लेंथ, ठीक है। ये तो एक हिंदी में टर्म है ना लंबाई, तो मुझे लंबाई को डिफाइन कीजिए, ठीक है। तो इन चीज़ों की कोई डेफिनेशन नहीं होती, इसीलिए कुछ टर्म्स हमारे मैथमेटिक्स में ऐसे हैं जो अनडिफाइन होते हैं, ठीक है, जिसकी कोई प्रॉपर एक डेफिनेशन नहीं है, जिसको सिर्फ हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो यूक्लिड ने क्या किया? कुछ ऐसे ही टर्म्स की डेफिनेशन देने की कोशिश की है, ठीक है। तो चलिए हम हमारे यूक्लिड्स की डेफिनेशंस को चेक करते हैं। तो ये कुछ 7 डेफिनेशंस यूक्लिड ने दी हैं। पॉइंट के ऊपर डेफिनेशन दी है, लाइन के ऊपर डेफिनेशन दी है, सरफेस के ऊपर डेफिनेशंस दी हैं। तो ये टोटल 7 डेफिनेशंस हैं जो आपके चैप्टर में है। 1 बाय 1 करके हम ये सारी की सारी डेफिनेशंस के गो थ्रू जाएंगे, ठीक है। पहली डेफिनेशन कह रहा है दैट अ पॉइंट हैज नो पार्ट,
ठीक है। देखिए इसने एक पॉइंट का डेफिनेशन दिया कि पॉइंट एक ऐसी चीज है जिसका कोई भी पार्ट नहीं होता। अब मैं आपसे बोल रही हूँ डिफाइन पार्ट। पार्ट का मतलब यहाँ पे क्या है? तो सेम ये एक अनडिफाइंड टर्म है, ठीक है, मैथ्स में इसको डिफाइन नहीं किया गया। तो इन्होंने पॉइंट का डेफिनेशन तो दे दिया लेकिन पार्ट डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ टर्म्स को हम बोलते हैं अनडिफाइंड टर्म इन मैथमेटिक्स, ठीक है। तो पॉइंट का यूक्लिड ने क्या डेफिनेशन दिया? पॉइंट का यूक्लिड ने एक डेफिनेशन दिया कि पॉइंट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। क्या नहीं किए जा सकते? जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, क्या इसके टुकड़े किए जा सकते हैं? हाँ, इसके बहुत सारे टुकड़े किए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट के कोई भी टुकड़े नहीं किए जा सकते। फॉर एग्जाम्पल दिस डॉट लाइक स्ट्रक्चर, क्या आप इसको और पार्ट कर सकते हैं? इसके और पार्टीशंस कर सकते हैं? नहीं, इसके कोई भी पार्टीशंस नहीं हो सकते, मीन्स नॉट डिवाइडेड, ये और डिवाइड नहीं हो सकती, ठीक है। सो इट्स अ डॉट लाइक स्ट्रक्चर, जो अभी हमने डिफाइन किया था, डॉट लाइक स्ट्रक्चर। देखिए क्योंकि पॉइंट इज अ डॉट लाइक स्ट्रक्चर, डॉट के तो फिर भी थोड़ी बहुत डायमेंशन होती है। जो एक पॉइंट होता है वो डॉट से भी बहुत छोटा होता है, ठीक है। इसलिए पॉइंट हमारा क्या होता है? पॉइंट इज जीरो डायमेंशनल, जीरो डायमेंशनल, ठीक है। जीरो डायमेंशन का मतलब इसकी एक भी डायमेंशन नहीं होगी, ठीक है, जीरो डायमेंशन। तो ये हमारी पहली डेफिनेशन थी जो यूक्लिड ने दी थी। सेकेंड डेफिनेशन लाइन के ऊपर है, दैट अ लाइन इज ब्रेडथलेस लेंथ। देखिए लाइन को डिफाइन करने के लिए इन्होंने दो टर्म्स का यूज किया है, वन इज ब्रेड्थ एंड सेकेंड इज लेंथ। सेम अगर मैं बोलूं कि डिफाइन लेंथ एंड ब्रेड्थ, तो वो आपके लिए क्या है? वो एक अनडिफाइंड टर्म है, ठीक है। तो लाइन इज ब्रेडथलेस। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ब्रेडथलेस का मतलब क्या है? ब्रेडथलेस का मतलब है जिसका ब्रेड्थ क्या हो? जीरो हो, मीन्स एकदम शून्य हो। ब्रेड्थ बिल्कुल भी मीन्स 0.1 भी ना हो। ब्रेडथलेस का मतलब नो ब्रेड्थ एट ऑल, ठीक है। तो लाइन का मतलब है एक तरीके से कि लाइन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें क्या हो? ओनली लेंथ, ठीक है। तो लाइन को अगर मैं ड्रॉ करूं तो लाइन कैसा ड्रॉ होता है? लाइन इज दिस इज अ लाइन। इसमें देखिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको लेंथ दिख रही होगी, क्या इसमें आपको ब्रेड्थ दिख रही है? मैं कहती हूँ एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाइए जिसमें आपको थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी आप एक ब्रेड्थ को बढ़ा दें। देखिए ये लेंथ है, अगर मैं ब्रेड्थ बढ़ाऊंगी मीन्स ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपके सामने बन के आएगा, मीन्स दिस इज ब्रेड्थ और दिस इज लेंथ। अब मुझे आप ये बताइए, क्या ये जो मैंने ये रेड कलर से स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, क्या ये एक लाइन है? नो, इट इज नॉट अ लाइन। वाई? बिकॉज अब ये एक रेक्टेंगल बन चुका है। ये क्या बन गया है? दिस इज अ रेक्टेंगल, दिस इज नॉट अ लाइन। इसीलिए लाइन का डेफिनेशन इन्होंने दिया है दैट अ लाइन इज ब्रेडथलेस लेंथ, या फिर लाइन हैज ओनली लेंथ, ठीक है। लाइन में सिर्फ एक डायमेंशन का यूज हुआ है, इसलिए लाइन आपकी कैसी है? लाइन है आपकी वन डायमेंशनल, ठीक है। लाइन क्या है आपकी? वन डायमेंशनल। अब हम थर्ड डेफिनेशन चेक करते हैं। थर्ड डेफिनेशन में एंड्स के बारे में बता रहा है, दैट द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। क्या बता रहा है? कि जो लाइन है उसके जो किनारे हैं, मीन्स एक किनारा ये है, एक किनारा ये है, मीन्स एक किनारा ए है एंड एक किनारा बी है। तो बोल रहा है जो किनारे हैं वो एक पॉइंट के फॉर्म में होते हैं, मीन्स वो पॉइंट्स होते हैं। क्या ये बात सही है? ऑब्वियसली ये आपने पहले ही पढ़ा है कि दो पॉइंट्स को मिलके हम एक लाइन बनाते हैं। ऑब्वियसली दो पॉइंट्स को मिलके ही हमारी एक लाइन ड्रॉ होती है। तो इसके एंड पॉइंट्स हमेशा क्या होंगे? पॉइंट्स। देखिए आपने पढ़ा होगा पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड समथिंग इज कटिंग एट पॉइंट सी, मीन्स ये पॉइंट्स होते हैं, लाइन के पॉइंट्स होते हैं। तो आपने एक डेफिनेशन ये पढ़ी है कि लाइन जिसमें सिर्फ और सिर्फ लेंथ होती है, और एक डेफिनेशन ये पढ़ी है कि लाइन के जो किनारे होते हैं वो क्या होते हैं? पॉइंट्स होते हैं।
अब इन्होंने एक स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन यहाँ पे दिया है दैट अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन, स्ट्रेट लाइन एक ऐसी लाइन होती है विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स इटसेल्फ। यहाँ पे जो इवनली वर्ड्स है ये आपका यहाँ पे कीवर्ड है। कीवर्ड मीन्स इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इसके बिना आपका स्ट्रेट लाइन डिफाइन नहीं होगा। इवनली का मतलब यहाँ पे क्या कहने को वो यहाँ पे इवनली का मतलब है, देखिए एक लाइन आप जब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, सो दिस इज योर स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो बोल रहा है कि आपकी स्ट्रेट लाइन में जो पॉइंट्स होंगे वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है। इवनली मीन्स यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली मीन्स एक ही तरीके से। जैसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, मीन्स कभी ऊपर कभी नीचे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म पॉइंट्स जो नॉन यूनिफॉर्म तरीके से लाई कर रहे हैं। अगर हम इन पॉइंट्स को मर्ज करें तो ये लाइन कैसी बनेगी, क्या ये लाइन स्ट्रेट बन रही है? नो, दिस इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, ये एक कर्व लाइन है। कर्व मतलब घूमी हुई लाइन है, कर्व्ड लाइन है, ठीक है। और जब आपके पॉइंट्स एक यूनिफॉर्मली मीन्स इवनली तरीके से होंगे तो आप क्या बनाएंगे, आप एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। देखिए पॉइंट्स आपके स्ट्रेट भी हो सकते हैं, पॉइंट्स आपका इंक्लाइंड पोजीशंस पे भी हो सकते हैं, पॉइंट आपके डिक्लाइंड पोजीशंस पे भी हो सकते हैं, लेकिन ये हमेशा क्या बनाएंगे, ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे जब जब पॉइंट्स आपके क्या होंगे, इवनली लाई करेंगे इसमें, ठीक है। कोई भी पॉइंट ऑड नहीं होना चाहिए, मीन्स ये सारे के सारे पॉइंट्स एक ही रेखा में हैं। सपोज करिए इस रेखा के बाद एक पॉइंट कहीं यहाँ पे ऊपर होता, ठीक है, तो क्या ये स्ट्रक्चर ऐसा बनता? दोबारा से एक स्ट्रक्चर बनाइए, सारे पॉइंट्स आपके एक ही पोजीशन पे हैं बट एक पॉइंट आपका ऊपर है, तो क्या ये इवनली है? ये इवनली नहीं है, क्यों? क्योंकि जब हम इन्हें ज्वाइंट करेंगे तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। तो क्या ये स्ट्रेट लाइन है? नो, दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। तो ये डेफिनेशन आपकी यूक्लिड ने एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर दी है। होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन देते हैं। सरफेस के ऊपर अब बात आएगी, पॉइंट्स हमने क्लियर कर लिए, लाइंस हमने क्लियर कर लिया, अब हम पढ़ेंगे कि सरफेसेस के बारे में क्या डेफिनेशन यूक्लिड ने दी है। देखिए सरफेस के बारे में हम पहले ये डेफिनेशन क्लियर करते हैं, दैट अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली, ठीक है। यहाँ पे ओनली शब्द क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास तीन टर्मिनोलॉजी होती है, एक लेंथ, एक ब्रेड्थ एंड एक हाइट। लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली का मतलब सरफेस में सिर्फ और सिर्फ लेंथ होगी एंड ब्रेड्थ होगी, हाइट इसमें क्या होगी, हाइट इसमें 0 होगी, मीन्स नो हाइट एट ऑल, मीन्स नो हाइट, इसमें हाइट नहीं होगी, ठीक है। तो सरफेस क्या होता है, सरफेस होता है जिसमें लेंथ होती है एंड ब्रेड्थ होती है, लेंथ होती है एंड ब्रेड्थ होती है, तो ये क्या बनता है, ये होता है आपका एक सरफेस। अगर आप सरफेस को एक इमेजिन करना चाहते हैं तो आप अपने कॉपी का पेपर देखिए, ठीक है, पीस ऑफ पेपर, पीस ऑफ पेपर ये क्या है, ये आपकी एक सरफेस है, ठीक है। बिकॉज इसमें लेंथ है, इसमें ब्रेड्थ है, तो इसलिए आप एक पेपर को इमेजिन करिए तो आप जान जाएंगे सरफेस क्या होता है। और ये सरफेस कौन से फॉर्म में है, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो सरफेस आपका रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उसमें लेंथ और ब्रेड्थ ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब एजेस की बात कर रहा है, एजेस मीन्स किनारे, वहां पे भी हमने लाइन के हमने एंड में पढ़ा था कि क्या होता है, तो सरफेस के हम एजेस के बारे में जानेंगे। एजेस क्या होता है, एजेस मीन्स किनारे, ठीक है। जैसे कि दिस इज योर शीट ऑफ पेपर, ये क्या है, आपकी कॉपी का एक टुकड़ा है, जो इसमें जब आप किनारे देखेंगे ना, मीन्स एक किनारा सबसे ऊपर होगा, एक किनारा मीन्स बाउंड्री, बाउंड्री देखिए आप अपने पेपर की, तो ये कैसी है, ये एक लाइन के फॉर्म में है, ये लाइन है ना, ये कोई कर्व्ड फॉर्म तो है नहीं, या फिर ये पॉइंट्स नहीं है, ये क्या है, ये एक लाइन है। तो एजेस हमेशा सरफेस के क्या होते हैं, एक लाइन होती है। और लाइन में हमने क्या पढ़ा है, लाइन में जो एंड में होता है वो क्या होते हैं, वो होते हैं पॉइंट्स, ठीक है, वो होते हैं आपके पॉइंट्स। और सरफेस के एंड्स में क्या होते हैं, लाइंस, ठीक है। तो ये हमने सरफेस के ऊपर डेफिनेशन पढ़ा। अब देखिए हम प्लेन सरफेस के बारे में पढ़ेंगे। लाइन में हमने क्या पढ़ा, स्ट्रेट लाइन के ऊपर,
ठीक है, सरफेस में हम क्या पढ़ेंगे, प्लेन सरफेस के ऊपर। तो प्लेन सरफेस क्या होता है, प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली, हियर आल्सो इवनली, विद द स्ट्रेट लाइंस ऑन इटसेल्फ। देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, ये बोल रहा है प्लेन सरफेस वो सरफेस होता है जिसमें आपकी स्ट्रेट लाइंस इवनली ड्रॉ होती हो। देखिए अब आप अपनी, मैं फिर से, आप अपने कॉपी का पेपर देखिए, ठीक है, दिस इज योर शीट ऑफ पेपर और अ रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये आपका प्लेन सरफेस होता है, अभी मैं बताऊंगी कि कैसे होता है, ठीक है। दिस इज प्लेन सरफेस, ठीक है। अभी मैं बोलती हूँ, आप एक सिलेंडर देखिए, ठीक है, दिस इज सिलेंडर। अगर आप सिलेंडर को ध्यान से देखेंगे तो सिलेंडर का जो ऐसा एक कर्व्ड जो किनारा होता है वो आप एक बार देखिए। सिलेंडर की जो लेयर होती है, ठीक है, लेयर इज अ राइट वर्ड, जो लेयर होती है ये कैसी होती है, ये घूमी हुई होती है, ठीक है। ये एक स्ट्रेट मीन्स चपटी हुई नहीं होती, प्लेन नहीं होती, कैसी होती है, घूमी हुई होती है। मीन्स ये क्या होता है, ये इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस का मतलब जब आपका सरफेस कर्व के फॉर्म में हो, ठीक है। एंड प्लेन सरफेस क्या होता है, प्लेन सरफेस होता है जब आपका सरफेस प्लेन हो, मीन्स एकदम स्ट्रेट, ठीक है, इसमें कर्व ना हो, ठीक है। तो ये प्लेन सरफेस के ऊपर डेफिनेशन क्या दे रहा है, ये दे रहा है दैट अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस जिसमें स्ट्रेट लाइंस लाई करती हो, ठीक है। ये तो आप समझ गए, ऐसा क्यों, देखिए एक स्ट्रेट लाइन, मैंने एक और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की इसके ऊपर, एक और ड्रॉ की, ऐसे आप ड्रॉ करते रहिए, ठीक है। जब हमने देखा, जब हमने बहुत सारी स्ट्रेट लाइन इसमें रखी तो ये इसने किसका फॉर्म ले लिया, इसने एक रेक्टेंगल का फॉर्म लिया, ठीक है। तो प्लेन सरफेस क्या होता है, प्लेन सरफेस होता है जिसके अंदर स्ट्रेट लाइंस यूनिफॉर्मली, ठीक है, स्ट्रेट लाइंस कैसी, इवनली लाई करती हूँ, ठीक है, कैसे, इवनली और यूनिफॉर्मली लाई करती हूँ। देखिए अगर कर्व्ड कर्व्ड लाइन ड्रॉ करनी होगी, इसने स्ट्रेट लाइन के बारे में ही क्यों कहा। अब आप एक एग्जाम्पल ले लें जिसमें आपने बहुत सारी कर्व्ड लाइन को एक साथ रखा, एक ये लाइन रखी, एक ये लाइन रखी, एक ये लाइन रखी, एक ये लाइन रखी, मीन्स ये ग्लास जैसा बनता जा रहा है। ग्लास आपका गोल होता है ना, ये कैसा बनता जा रहा है, ये आपके ग्लास जैसा बनता जा रहा है। आपने ग्लास देखा हुआ है, ग्लास का जो सरफेस होता है जहाँ पे आप ग्लास को होल्ड करते हैं वो कैसा होता है, वो एक सर्कुलर फॉर्म में होता है। मीन्स ये क्या होती है, ये होती है आपकी कर्व्ड सरफेस, ठीक है। तो प्लेन सरफेस में स्ट्रेट लाइंस इवनली ड्रॉ होती हैं, ठीक है। और उसने लाइन में क्या बोला था, लाइन में क्या होता है, लाइन में पॉइंट्स यूनिफॉर्मली ड्रॉ होते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखने का क्या तरीका है, इसको याद रखने का तरीका है, देखिए मैंने आपको पहले क्लियर किया कि पॉइंट्स आपके क्या है, पॉइंट्स आपका 0 डायमेंशनल है, ठीक है। लाइन आपकी क्या है, लाइन आपकी 1 डायमेंशनल है, एंड सरफेसेस आर 2 डायमेंशनल, ठीक है। तो जो लाइन है वो 1 है, देखिए ये पॉइंट से ज़्यादा डायमेंशन है इसमें। तो लाइन आपकी किससे मिलके बन रही है, छोटे छोटे चीज़ों से मिलके बन रही है, मीन्स पॉइंट से मिलके बन रही है, ठीक है। पॉइंट से मिलके आपकी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। और सरफेसेस किससे मिलके बन रहे हैं, सरफेसेस के ऊपर क्या है, लाइन, मीन्स सरफेसेस आपकी लाइन से मिलके बन रहे हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसा रिलेशन है, अगर आप इस रिलेशन को समझें, मीन्स एक बड़ी चीज़ उसके ऊपर वाली छोटी चीज़ों से मिलके बन रही है, ठीक है। अब हमने क्या किया, यूक्लिड्स की सारी डेफिनेशंस यहाँ पे आपकी क्लियर हो गई। अब हम पढ़ेंगे एक्सियोम्स। अब हमारे 2 टॉपिक बचे हैं, यूक्लिड्स एक्सियोम एंड यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स। देखिए यूक्लिड्स के एक्सियोम पढ़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा कि एक्सियोम का यहाँ पे मतलब क्या होता है, ठीक है। डेफिनेशन का तो मतलब आपको पता था, एक्सियोम का मतलब क्या होता है और पोस्टुलेट्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले हम ये टर्म्स को समझ लेते हैं। देखिए क्या आपने एक वर्ड पढ़ा है जिसका नाम होता है थ्योरम। थ्योरम क्या होता है, थ्योरम होता है, आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो उसमें एक वर्ड लिखा होता है थ्योरम। थ्योरम का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो आपने डिस्कवर की, ठीक है, कोई चीज़ आपने डिस्कवर की सपोज, ठीक है, और वो आपकी डिस्कवरी ट्रू होती है फॉर ऑल जनरल,
मीन्स सबके लिए वो थ्योरम आपकी ट्रू होती है। मीन्स जो पाइथागोरस थ्योरम बनी होगी, दिस इज योर पाइथागोरस थ्योरम, तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक पर्टिकुलर राइट एंगल के लिए बनी होगी। जब उन्होंने सारी साइड्स चेंज करके देखा होगा, कभी यहाँ 4 किया होगा, कभी यहाँ 5 किया होगा, कभी यहाँ 8 किया होगा, कभी यहाँ 9 किया होगा, तो सबके लिए ये पाइथागोरस थ्योरम ट्रू हो रही होगी। सारे राइट एंगल्स के लिए पाइथागोरस थ्योरम ट्रू हो रही होगी। तो फिर इसको प्रूव करते हैं। क्या करते हैं? प्रूव करते हैं। प्रूव किया जाता है कि देखने के लिए कि क्या ये सबके लिए ट्रू है। जब कोई चीज़ हम डिस्कवर करते हैं, ध्यान से सुनिए, जब कोई चीज़ हम डिस्कवर करते हैं और उसको प्रूव किया जाता है कि वो सारी जनरल फॉर्म्स के लिए ट्रू होगी कि नहीं, उसको हम बोलते हैं थ्योरम। ठीक है, मीन्स प्रूफ यहाँ पे आपका एक कीवर्ड है। अगर हम प्रूफ करेंगे तो हम बोलेंगे थ्योरम। सेम एज एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स में क्या होता है, जब कोई चीज़ एक यूनिवर्सल ट्रुथ होती है, यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब ये चीज़ सही है, इसे प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है, दैट सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ। तो जब यूनिवर्सल ट्रुथ होता है तो हमें कोई प्रूफ करने की इसको ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, नॉट प्रूवन। ठीक है, और वो चीज़ क्या है, प्रूफ नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सियोम या फिर पोस्टुलेट्स। ठीक है, तो आई होप आपको थ्योरम और एक्सियोम और पोस्टुलेट्स में अंतर समझ में आ गया। मीन्स जब हम प्रूफ करेंगे तो उसे हम थ्योरम बोलेंगे, जब कोई चीज़ को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है तो हम उसे या तो एक्सियोम या तो पोस्टुलेट्स बोलेंगे। देखिए, ये तो समझ में आ गया कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। बट मुझे एक बात बताइए कि जब कोई चीज़ हमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, उसको मैंने बोला एक्सियोम एंड पोस्टुलेट्स, तो ये दो टर्मिनोलॉजी यहाँ पे क्यों आई? एक्सियोम ही बोल देते, एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स हमने अलग अलग नाम क्यों रखा? तो देखिए, इन दोनों के बीच में भी एक अंतर है। इन दोनों के बीच में क्या अंतर है? देखिए, जब हम उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की बात करें जो स्पेसिफिकली रिलेटेड हो सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट में, जैसे कि आपने सर्कल के ऊपर कोई ऐसी चीज़ यूनिवर्सली तुरंत फाइंड आउट की है जिसकी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं, जैसे कि सर्किल में एक रेडियस और एक सेंटर होता है। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात है कि सर्किल में एक सेंटर और एक रेडियस होता है। तो जब हम स्पेसिफिकली, ये ध्यान रखिए, स्पेसिफिकली यहाँ पे वर्ड बहुत ज़रूरी है। स्पेसिफिकली मतलब स्पेसिफिक तरीके से सिर्फ और सिर्फ जब हम ज्योमेट्री के टॉपिक की बात करते हैं। ठीक है, जब आप एक ज्योमेट्री के टॉपिक में ऐसा कोई यूनिवर्सल ट्रुथ फाइंड आउट करते हैं जिसे प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे पोस्टुलेट्स। ठीक है, और एक्सियोम्स हम किसके लिए यूज़ करेंगे? सारे के सारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स में, सारे के सारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स में, अदर देन ज्योमेट्री टॉपिक। ठीक है, अदर देन ज्योमेट्री। अब आपको समझ में आया कि जब आप ज्योमेट्री के चैप्टर में कोई चीज़ फाइंड आउट कर रहे हैं तो आप उसको क्या बोलेंगे? आप उसको बोलेंगे ये एक पोस्टुलेट है। ठीक है, और अगर आप ज्योमेट्री को छोड़ के कोई भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट या कोई भी मैथमेटिकल चैप्टर से रिलेटेड कोई यूनिवर्सल ट्रुथ फाइंड आउट करेंगे तो उसको हम बोलेंगे एक्सियोम्स। जैसे अगर आप नंबर सिस्टम में कुछ फाइंड आउट कर लें, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे एक्सियोम्स, और अगर आप ज्योमेट्री के फील्ड में बात कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे पोस्टुलेट्स। ठीक है, आई होप आपको एक्सियोम्स, पोस्टुलेट्स और थ्योरम ये तीनों वर्ड्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि यूक्लिड्स ने एक्सियोम्स क्या क्या दिए हैं। ठीक है, तो पहला एक्सियोम यहाँ पे आप देखिए, लगभग टोटल सिक्स एक्सियोम्स यूक्लिड ने यहाँ पे दिए हुए हैं। मीन्स ये किससे रिलेटेड होगा? ये रिलेटेड होगा नॉट रिलेटेड टू ज्योमेट्री, और बचे हुए सारे के सारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ये सारे के सारे एक्सियोम्स होंगे। ठीक है, और ये कैसे होंगे? ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ होंगे। ठीक है, इसे प्रूव नहीं किया गया होगा, ये सारी चीज़ें। चलिए हम वन बाय वन एक एक एक्सियोम देखते हैं। पहला एक्सियोम क्या दिया गया है? दैट थिंग्स का मतलब यहाँ पे क्या है? बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, एक एक वर्ड यहाँ पे समझते हैं। ये आपको लग रहा है कि मैथमेटिकल वे में बहुत टफ लगता है, लेकिन अभी मैं आपको इसको न्यूमेरिकली समझाऊंगी तो आपको बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, थिंग्स का मतलब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होंगी, दो या दो से ज़्यादा। ठीक है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, यहाँ पे एस नहीं लगा है,
इसका मतलब यहाँ पे कितने थिंग की बात हो रही है, एक चीज की बात हो रही है। तो पहले हम सिर्फ इतना समझते हैं कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे वो बोल रहा है थिंग्स मीन्स बहुत सारी थिंग्स मान लेते हैं, ए बी सी, तीन चीजें हमने मान ली, ठीक है। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, सेम थिंग मतलब यहाँ पे एक कोई चीज मान लीजिए जो कि है फॉर एग्जाम्पल डी, ठीक है। अब ये बोल रहा है ये जो सारी थिंग्स हैं ये किसके इक्वल है, इस एक ही चीज के इक्वल है। मीन्स ए किसके इक्वल है, डी के इक्वल है, बी भी किसके इक्वल है, उसी चीज के इक्वल है, मीन्स डी के इक्वल है, सी किसके इक्वल है, डी के इक्वल है। तो जो ये सारी थिंग्स होंगी आर इक्वल टू वन एनदर, वन एनदर मीन्स ये आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। देखिए ए इक्वल्स टू डी है, बी इक्वल्स टू डी है, सी इक्वल्स टू डी है, तो यहाँ से ये हमें पता चलता है दैट ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी है। ऑब्वियस सी बात है ये तो। जैसे कि एक हम ये यहाँ पे बोल सकते हैं अगर आपका x इज इक्वल्स टू z है और आपका y इज इक्वल्स टू भी z है, तो क्या आपका x इज इक्वल्स टू y होगा, करेक्ट, ये तो होना ही है, क्योंकि जब x इज इक्वल्स टू z है, y इज इक्वल्स टू z है, तो अगर हम z को यहाँ पे रखें तो x इज इक्वल्स टू y आपका होगा। तो यही आपका फर्स्ट एक्सियोम बोल रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर a इज इक्वल्स टू c है एंड b इज ऑल्सो इज इक्वल्स टू c, मीन्स a इज इक्वल्स टू b, ठीक है। तो यही बोल रहा है दैट थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, बहुत सारी चीजें जब सिर्फ एक चीज के बराबर होती हैं तो वो बहुत सारी चीजें भी आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। ये अब आपको इजी लगा। देखिए सेकेंड क्या बोल रहे हैं, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल, ठीक है। ये यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा है समझते हैं। देखिए अब ये कह रहा है कि इफ इक्वल्स, इक्वल्स मतलब a इज इक्वल्स टू बी, ठीक है। कोई दो चीज है जो इक्वल है, दो से ज्यादा भी इक्वल्स हो सकती हैं, ठीक है, a इज इक्वल्स टू बी। तो बोल रहा है अगर इक्वल्स चीजें, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स मीन्स किन्हीं दो इक्वल चीजें में अगर हम एक ही इक्वल चीज ऐड कर दें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी सी ऐड कर दिया एंड यहाँ पे भी सी ऐड कर दिया, तो बोल रहा है द होल्स आर इक्वल। होल्स मतलब ये पूरा जो सम आएगा ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका इक्वल होगा, ठीक है। न्यूमेरिकली इसे देखते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल हमें पता है 5 इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, ये इक्वल्स हैं। इक्वल्स में हम इक्वल चीजें ऐड कर देते हैं, जैसे कि मैंने 3 ऐड किया दोनों साइड, ठीक है, मैंने 3 ऐड किया दोनों साइड, तो आंसर क्या आ गया 8। क्या ये इक्वल है, हाँ ऑफ कोर्स। तभी बोलते हैं एक्सियोम्स ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं, मीन्स ये बहुत सामान्य बात है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है दैट इफ इक्वल्स आर सबट्रैक्टेड, यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड अलग है जो कि है सबट्रैक्टेड, दैट इफ इक्वल्स आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल। क्या बोल रहा है, अगर कोई दो चीजें आपकी इक्वल हैं और उसमें से सेम इक्वल चीजें आपकी माइनस कर दी जाती हैं, तो जो आपका रिमाइंडर होगा वो भी क्या होगा, इक्वल। फॉर एग्जाम्पल चलिए अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है मान लीजिए 5 इज इक्वल्स टू 5 और 5 में से एक ही इक्वल चीज़ों को माइनस कीजिए, यहाँ 3 माइनस कीजिए, देखिए आपके यहाँ 2 माइनस कीजिए, नहीं हमें क्या माइनस करना है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स मीन्स जिसे माइनस करेंगे वो भी इक्वल होना चाहिए, मीन्स 3। तो आंसर क्या आ गया, 2 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। या फिर ये इसको एक तरीके से और बोल सकते हैं, इफ a इज इक्वल्स टू बी एंड c इज इक्वल्स टू d, तो अगर हम a माइनस सी इज इक्वल्स टू बी माइनस डी करेंगे तो ये भी इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि c इज इक्वल्स टू क्या है आपका d, अगर यहाँ पे आप d भी रख देंगे तो ये चीज आपको सेम है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट एक्सियोम। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ठीक है। मैंने बोला था कुछ शब्द ऐसे हैं जिन्हें डिफाइन नहीं किया जा सकता पर आप उन्हें समझ सकते हैं। देखिए ये क्या कहना चाह रहे हैं, मान लीजिए कोई सर्कल है यहाँ पे, आप इसको यहाँ से समझिए, होल मतलब कोई चीज पूरी होना, पार्ट मतलब कोई चीज के टुकड़े हो जाना, ठीक है। सो दिस इज योर सर्कल। सर्कल में आपने क्या किया, आप कैंची लेके आए और आपने इसको काट दिया। आपने क्या किया, आपने इसको ये और ये इतना हिस्सा आपने काट दिया। जब आपने ये काटा तो आपको दो पार्ट्स इसके मिल गए, एक पार्ट ये हो गया एंड एक पार्ट आपका ये हो गया।
आपको दो पार्ट मिल गए ना। तो ये कह रहा है दैट द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, मीन्स ये जो होल होगा आपका, मीन्स जो आपका पूरा हिस्सा होगा, ये हमेशा ग्रेटर होगा किससे, उसके टुकड़ों से। ठीक है, ये क्या है, ये आपका पार्ट 1 है, ये आपका पार्ट 2 है। तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है ये जो आपका पूरा सर्किल है ये बड़ा होगा उसके इस टुकड़े से, और ये जो आपका पूरा सर्किल है ये बड़ा होगा इसके इस टुकड़े से भी। ठीक है, ये अब आपको समझ में आ रहा है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ये क्या कहना चाह रहा है। अब देखिए एक और डेफिनेशन हम यहाँ पे देखते हैं। सपोज दिस इज योर लाइन, ठीक है, जिसमें ए एंड बी, ठीक है, ये आपकी लाइन है। आपने क्या किया, आपने इसको तोड़ने का सोचा, यहां से आपने कैंची ली और रिबन को काट दिया। ठीक है, तो इसके दो टुकड़े होते हैं, एक पार्ट आपका क्या बनता है, दिस इज योर पार्ट 1, और एक पार्ट आपका क्या बनता है, दिस इज योर पार्ट 2, और होल आपका क्या है, होल आपका है ए बी, ये क्या है आपका, ये है आपका पूरा हिस्सा। ठीक है, ये है आपका पूरा हिस्सा। इसके हिसाब से अगर हम देखें तो ए बी क्या आपका ए सी से बड़ा है, या ए बी आपका सी बी से बड़ा है। ऑफ कोर्स ये तो बड़ा होगा ही, क्योंकि जब कोई चीज़ पूरी है और आपने उसी में से कोई छोटी सी चीज़ निकाली, जब आपने कोई चीज़ पूरी में से ही काटी है तो वो आपने कुछ छोटा हिस्सा ही तो काटा होगा ना। तो यहाँ पे डेफिनेशन कहती है दैट द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। अब लास्ट के दो हमारे एग्जाम्स बचे हैं, दैट थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ये क्या कहना चाह रहा है, थिंग्स, यहाँ पे फिर से मान लेते हैं बहुत सारी थिंग्स होंगी आपकी। ठीक है, जैसे कि ए बी एंड सी, हम तीन मान लेते हैं। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, सेम थिंग का मतलब मैंने कोई चीज़ मानी डी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जब एक चीज़ के डबल हैं, डबल का मतलब ए आपका 2D होगा, डबल ऑफ दिस, डबल ऑफ डी होगा ना। बी आपका क्या है, बी आपका 2D है। सी क्या है, सी भी 2D है। ठीक है, जो थिंग्स हैं वो डबल हैं इसी थिंग के, आर इक्वल टू वन अनदर, ये आपस में इक्वल होंगे। क्या ये इक्वल होंगी, ऑब्वियसली जब ये सेम यूनिट के इक्वल हैं तो आपका ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी यहाँ पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या है, सेम है, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, मीन्स जब बहुत सारी थिंग्स हैं आपकी वो क्या है, हाफ है सेम थिंग के, हाफ है सेम थिंग के, मीन्स ए इज इक्वल्स टू क्या है, हाफ ऑफ डी, बी इज इक्वल्स टू क्या है, हाफ ऑफ डी, एंड सी इज इक्वल्स टू क्या है, हाफ ऑफ डी। ऐसे ही चलता जा रहा है, तो क्या होगा आपका, ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी। ठीक है, आर इक्वल टू वन अनदर। तो यहाँ पे आपके यूक्लिड्स के एक्सियोम्स खत्म होते हैं। अब हम पढ़ेंगे यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स। यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स यहाँ पे कितने दिए गए हैं, 5 पोस्टुलेट्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। चलिए वन बाय वन हम इनको कवर करने की कोशिश करते हैं। पोस्टुलेट मतलब सेम ज्योमेट्री के टॉपिक्स होंगे यहाँ पे। किसके टॉपिक होंगे, ज्योमेट्री के यूनिवर्सल ट्रूथ यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है दैट ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन क्या है ये हमने डिफाइन कर लिया है। तो बोल रहा है अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। ये बोल रहा है कोई एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट्स की ज़रूरत है। किसी एक पॉइंट से किसी कहीं पे भी दूसरे पॉइंट पे हम पहुंच जाएं तो हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये बात तो है, क्योंकि हमें पता है लाइन किससे मिलके बनती है, लाइन आपकी किसी 2 पॉइंट से मिलके बनती है। अब मैं बोलूँ कि लाइन क्या एक पॉइंट से मिलके बन सकती है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर 1 पॉइंट और मैं इससे एक लाइन ड्रॉ करना चाहूँ, आप एक लाइन ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, एक ऐसी भी ड्रॉ कर सकते हैं, एक ऐसी भी, मीन्स इसमें इनडेफिनेटली मैनी लाइन्स ड्रॉ हो जाएंगी। ठीक है, सिंगल लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, जब ये 2 पॉइंट्स हो गए, अब आप एक स्केल रखिए तो आप देखें जो लाइन इन 2 पॉइंट्स को ऐड करेगी ये क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन। और हमने लाइन की एक डेफिनेशन पढ़ी है कि लाइन में एंड क्या होते हैं, पॉइंट्स होते हैं। सेकेंड पोस्टुलेट दैट अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। ये क्या बोल रहे हैं, टर्मिनेटेड का मतलब होता है एंड, कोई चीज़ जो खत्म हो चुकी है। ठीक है, इनडेफिनेट का मतलब होता है कोई चीज़ जो बढ़ती जा रही है अंत तक।
जिसका कोई अंत नहीं होता, और टर्मिनेटेड होता है जिसमें कोई एंड पॉइंट्स हमें मिल जाते हैं। तो टर्मिनेटेड लाइन क्या होगी, जिसमें हमें कोई दो एंड पॉइंट्स मिले होंगे, एक पॉइंट होगा ए एंड एक होगा बी। ठीक है, तो ये एक टर्मिनेटेड लाइन है आपकी। तो बोला टर्मिनेटेड लाइन को हम इनडेफिनेटली मीन्स आगे तक बढ़ाते रह सकते हैं। जैसे कि आप इसका एक पॉइंट पकड़े और इसको एक्सटेंड करना स्टार्ट कीजिए इसी डायरेक्शन में। ठीक है, और दूसरे पॉइंट से भी ये करिए। तो एक टर्मिनेटेड लाइन आप इनडेफिनेटली इंक्रीज कर सकते हैं, इसको मैं बढ़ा सकती हूँ। अगर कोई लाइन ऐसी है तो मैं इस डायरेक्शन में बढ़ाने लगूंगी। ठीक है, तो एक टर्मिनेटेड लाइन को आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, मीन्स एक्सटेंड कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इनडेफिनेटली। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, दैट अ सर्कल, अब इसने सर्कल के ऊपर बात की है। दैट अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। मीन्स एक सर्कल को ड्रॉ करने के लिए आपको सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक सेंटर और एक रेडियस। जैसे मैंने बताया कि लाइन को ड्रॉ करने के लिए लेंथ की ज़रूरत होगी, एक सरफेस को ड्रॉ करने के लिए लेंथ और ब्रेड्थ की ज़रूरत होगी। इसी तरीके से सर्कल को ड्रॉ करने के लिए सिर्फ आपको चाहिए सेंटर और रेडियस, और आपका सर्कल यहाँ पे रेडी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये है आपका सेंटर। ठीक है, दिस इज योर सेंटर, और इस सेंटर से आपने रेडियस ली 1 सेंटीमीटर और एक सर्कल को आपने ड्रॉ किया। ठीक है, ये आपका बन गया एक 1 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल। अब इसी सेंटर से आपने रेडियस चेंज की, रेडियस कर दिया आपने 4 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे ही आपने 4 सेंटीमीटर रेडियस किया, आपका न्यू सर्कल बनेगा जो कि होगा 4 सेंटीमीटर रेडियस का। ठीक है, तो अगर मैं सेंटर चेंज कर दूं और रेडियस यही रखूं, फॉर एग्जांपल सेंटर आपका ये है और आपने 1 सेंटीमीटर रेडियस ली और एक सर्कल ड्रॉ हो गया। अब मैंने सेंटर चेंज किया, रेडियस चेंज नहीं की। फॉर एग्जांपल अब मैं एक सेंटर यहाँ मान लेती हूँ। यहाँ जब हम सेंटर मानेंगे, यहाँ से 1 सेंटीमीटर रेडियस लेंगे तो आपका एक न्यू सर्कल क्रिएट हो जाएगा। मीन्स हर एक सेंटर और रेडियस चेंज करने पे आपका एक नया सर्कल यहाँ पे क्रिएट होता है। ठीक है, और ये है आपका फोर्थ पोस्टुलेट। क्या बोल रहा है, दैट ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। राइट एंगल क्या है, राइट एंगल होता है जो 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एंगल आपका ये बना जिसमें एक लेंथ है आपकी 4 सेंटीमीटर, एक है आपकी 5 सेंटीमीटर। जस्ट सपोज एक दूसरा आपने राइट एंगल बनाया जो कि थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, इसकी लेंथ है आपकी 16 सेंटीमीटर और इसकी है 20 सेंटीमीटर। इसका राइट एंगल क्या है, दिस इज योर राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। तो बोला क्या ये राइट एंगल इस राइट एंगल के इक्वल होगा? ऑब्वियसली होगा, क्योंकि राइट एंगल क्या होता है 90 डिग्री। ये एंगल ही 90 डिग्री है, तो सारे के सारे 90 डिग्री आपस में इक्वल ही तो होंगे। ठीक है, ये बात यहाँ पे बोली गई है दैट ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। अब ये है आपका लास्ट पोस्टुलेट। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है दैट इफ अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन फॉल कर रही है दो स्ट्रेट लाइन पे। ठीक है, मैं दो स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेती हूँ, जरूरी नहीं कि ये पैरेलल है, तो मैंने दो स्ट्रेट लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, दिस इज ए बी एंड सी डी। और इन दो स्ट्रेट लाइन पे क्या फॉल कर रही है, एक स्ट्रेट लाइन फॉल कर रही है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन इस पे मैंने और डाल दी। ठीक है, दिस इज ई एंड एफ। तो दो स्ट्रेट लाइन पे जब एक स्ट्रेट लाइन फॉल करेगी तो मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, जो अंदर के साइड बनते हैं। एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, जो बाहर के साइड बनते हैं। जैसे ये एंगल आपका क्या होगा, एक्सटीरियर, ये एंगल क्या होगा, इंटीरियर, क्योंकि ये डायग्राम के अंदर बन रहा है। तो बोल रहे हैं जब दो स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन गिरती है तो ये इंटीरियर एंगल्स बनाते हैं सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर। देखिए, एक इंटीरियर एंगल जब सेम साइड का लेंगे तो ये बनेगा। ठीक है, और एक इंटीरियर एंगल जब हम सेम साइड का लेंगे तो ये बनेगा। ठीक है, ये दो बनेंगे, मीन्स 1 2 एंड 3 एंड 4। ये चार एंगल आपके इंटीरियर एंगल्स होंगे। और हमें कैसे इंटीरियर एंगल लेने, सेम साइड के इंटीरियर एंगल लेने हैं। देन द टू स्ट्रेट लाइंस इफ प्रोड्यूस इंडेफिनेटली मीट ऑन डेट साइड on which the sum of angles is less than the two right angles।
अब क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि उस तरफ के लाइंस को आपको ड्रॉ करना है जिस तरफ के एंगल्स का सम लेस देन होगा टू राइट एंगल्स, मीन्स लेस देन होगा 180 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल एक होगा 1+2, एक होगा 3+4, ये आपके एंगल्स का सम है। ठीक है, इनमें से आप खुद बताइए कौन सा लेस देन 180 होगा। अगर हम ये देखें तो 3 आपका क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज मतलब 90 से बड़ा होगा। 4 भी अगर आप देखें तो 90 से थोड़ा बड़ा है, तो ये क्या होगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल। जब दो चीजें जो कि 90 से बड़ी हैं उन्हें ही ऐड करेंगे तो इसका मतलब वो 180 से तो ऑब्वियसली क्या होंगी, बड़ी होंगी। ठीक है, तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन टू राइट एंगल्स, ग्रेटर देन टू राइट एंगल्स। अब हम 1 एंड 2 को देखते हैं, तो ये क्या है, ये है आपका एक्यूट एंगल। एक्यूट क्या होता है, एक्यूट होता है 90 से छोटा। और 2 को देखें तो ये भी आपको एक्यूट दिख रहा है। ठीक है, तो 1+2 क्या होगा, लेस देन ही होगा। जब 1 भी 90 से छोटा है, 2 भी 90 से छोटा है, जब दोनों का एडिशन करेंगे मीन्स ये लेस देन होगा टू राइट एंगल से। तो हमें लेस देन वाली साइड कौन सी मिली, हमें देखो लेस देन वाली साइड देखनी है। लेस देन वाली साइड है ये AC वाली। ठीक है, तो इसको बोल रहा है कि अब आप एक्सटेंड करो। तो बोल रहा है जब आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो कहीं ना कहीं तो एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पे आप मिलेंगे। तो ये O पॉइंट है जहां पे हम मिलेंगे। ठीक है, एक दूसरे डायग्राम से आपको समझाती हूँ सेम चीज। फॉर एग्जाम्पल अब की बार लाइन आपकी कैसी है, अब की बार लाइन है आपकी ऐसी। ठीक है, इसमें एक लाइन ड्रॉ हुई, दिस लाइन, एक एंगल ये, एक एंगल ये, एंड एक एंगल ये, एंड एक एंगल ये। देखिए ये साइड जब झुक रही है इट मीन्स यहाँ पे ये एंगल कैसा बनेगा, ये एंगल बनेगा आपका एक्यूट 90 से छोटा। और ये साइड आपकी ऊपर जा रही है, आप देख रहे हैं ना ये एंगल कितना छोटा बन रहा है। एक्यूट एंगल क्या होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं जो 90 से छोटे मीन्स ऐसे। ऑब्ट्यूज क्या होंगे, ये आपको थोड़े बड़े बड़े चौड़े दिखेंगे, ये भी एक्यूट है। मीन्स इस साइड का आपको क्या करना है, इस साइड को आपको एक्सटेंड करना है। तो आप कहाँ मिलेंगे, आप एक पॉइंट पे मिलेंगे। सेम समझिए, जिस तरफ आपकी लाइन एक तरीके से झुक रही हो, जब आप उन्हें एक्सटेंड करेंगे तभी तो आप मिलेंगे। इसे आप एक्सटेंड करते रहिए, जब तक आप इसे एक्सटेंड करेंगे मुंह खुलता सा रहेगा। ठीक है, मीन्स ये वाले पॉइंट्स आपके कहीं पे भी मीट नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा यूक्लिड्स की डेफिनेशन, यूक्लिड्स के एक्सियोम्स और यूक्लिड्स के पोस्टुलेट्स पूरे कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा और एक एक पॉइंट आपको डेफिनेशन का, एक्सियोम्स का, पोस्टुलेट्स का क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।